द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आयशा जलाल। आयशा जलाल साहिबा लाहौर में पैदा हुई। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की और इन्होंने जो थीसिस लिखा वो शाये हुआ द सोल स्पोक्समैन के नाम से, और इसने पूरी दुनिया में एक नई बहस का आगाज़ किया। और इनके बारे में डॉक्टर मलिहा लोधी ने, जब वो यूएन में एम्बेसडर थी, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर आयशा जलाल इज़ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड। सो मैडम, थैंक यू वेरी मच। Thank you for your kind introduction, Shakil sir. अच्छा मैडम, आपने एक दफ़ा ये कहा कि व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन पाकिस्तान इज़ नॉट हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन बट एज एन आइडियोलॉजी, यानी नज़रिए के तौर पे पढ़ाया जा रहा है तारीख को, तारीख के तौर पे नहीं पढ़ाया जा रहा। आपने पाकिस्तान में भी पढ़ाया है, तो क्या तासुरात हैं आपके पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, हमारे एकेडमिक्स के हवाले से? देखिए, बहुत सालों से जो तारीख है एज ए डिसिप्लिन, उसको साइडलाइन किया गया है। पाकिस्तान स्टडीज़ को लेकर आए 1980 के दरमियान, मतलब उस ज़माने में लेकर आए। खैर, आई मीन ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ का किस्सा है, मतलब वो ज़्यादा नस्बुलैन बन जाता है, ज़्यादा आइडियोलॉजिकल बन जाता है बेनिस्बत हिस्टोरिकल। सो आई थिंक ये मसला हुआ है कि डिसिप्लिन पढ़ाया नहीं गया। मगर जब आप कहते हैं कि अब क्या हो रहा है, मैं समझती हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आई हैं, इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की है तारीख को ज़्यादा अहमियत देने के लिए। और मैं समझती हूँ इंस्टीट्यूशंस लाइक लम्स, Habib and all others have appointed historians to their departments of humanities and social sciences. और जनरली आई थिंक पाकिस्तान में अब ये लोगों को एहसास हो गया है कि हमारी सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज आर रियली नॉट डूइंग एज वेल। हम कोई नई उसमें कुछ नॉलेज जनरेट नहीं कर रहे। तो मतलब अब कुछ बेहतर हुआ है, मगर जब तक हम ये अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ठीक नहीं करेंगे, उनके करिकुलम को, और अब जो नया शुरू कर रहे हैं कि मतलब वन करिकुलम फॉर ऑल, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू हिस्ट्री इन दैट। मगर मैं समझती हूँ कि हिस्ट्री के बारे में इस मुल्क में बहुत ही ज़्यादा गैर कुछ अजीब से ख्यालात हैं जो मैं समझती हूँ उनको सही दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि तारीख पिछले ज़माने की बातें हैं। तारीख जो होती है वो उसमें एक जो हमारा हाल है उसमें बहुत उसमें उसका असर होता है। तो जब तक हम उसको नहीं समझेंगे कि हमारा जो माजी है वो आज हमारे हाल में किस तरह से मुलव्वज़ है, हम अपनी जो फ्यूचर है उसको हम नहीं कुछ कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि उधर बहुत कन्फ्यूजन है और ज़्यादा आइडियोलॉजिकल पढ़ाया जाता है लोगों को। एज ए रिजल्ट क्वेश्चनिंग नहीं होती, और आपको पता है कि पाकिस्तान में रोट लर्निंग होती है बेनिस्बत क्रिटिकल थिंकिंग की। तो अगर आप उनको वो सोच ही वैसी नहीं दिखाएंगे तो फिर वो लोग क्यों करेंगे। और ये भी वजह है कि इम्तिहान पास करने होते हैं, और इम्तिहान पास करने होते हैं तो उसमें ज़्यादा आप अक्लमंदी नहीं दिखा सकते। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो कहा गया है आपको वो वापस आप पेश कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सारा मसला है आपका। सो इसमें तो फिर बहुत मुश्किल होता है बच्चों को सवाल करने के जो तारीखी लिहाज से बाअसर हो। जी मैडम, मैंने खुद कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, उसके बाद कुछ बैरून मुल्क भी मैं रहा। तो यहाँ पे एक मेरे दोस्त हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे एमफिल का थीसिस लिख रहे थे। तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी समझी जाती है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि उनके सुपरवाइज़र ने यह कहा कि राना साहब, वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी की जो इंडिपेंडेंट बंगाल वाली स्कीम थी ना, उसका जिक्र ना कीजिएगा। अब ये जो है एक वेस्टर्न एकेडमिक के लिए अल्टीमेट अनैथमा होगी कि सुपरवाइजर ये कहे कि फलां चीज का जिक्र ना कीजिएगा। वो ये कहेगा कि कोई अहम चीज रह ना जाए। तो अगर कायदे आजम ये जैसी यूनिवर्सिटी में ये सूरत हाल है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटियों में क्या सूरत हाल होगी। गालबन इसी वजह से आपने कहा था कि पाकिस्तान इज एन इंटेलेक्चुअल वेस्टलैंड, कि ये ज़मीन जो है वो दानिशवराना तौर पर एक बंजर और उजाड़ जगह बन चुकी है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि क्योंकि ये काफ़ी सालों से यही
माहौल रहा है, मगर फिर भी लोगों ने बेचारों ने काफ़ी कोशिश की है और लिखते रहे हैं। मगर मैं समझती हूँ कि जो अब आजकल जो शिकंजे में फँसा हुआ है आपका मीडिया, लोग, दिमाग, हमारा सारा दिमाग शिकंजे में फँसा हुआ है इस वक़्त, पाकिस्तानी दिमाग। सो इस वक़्त ज़्यादा बुरा हाल है और कोई नया काम कुछ हो ही नहीं रहा, कोई तहकीक नई हो ही नहीं रही। वही पुरानी घिसी-पिटी चीज़ों को आप सामने लाते हैं। आप अपनी म्यूज़िक में देख लें, आर्ट्स में देख लें। म्यूज़िक में वही पुराने गाने बच्चे गा रहे हैं, कोई नई चीज़ कुछ नहीं हो रही। तो मुझे बताइए कि जब तक इनोवेशन की तौफ़ीक नहीं आप देंगे एजुकेशन के सिस्टम से, तो कैसे बनेगा? आप उनके माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो उनकी माइंड से वो कुछ सोच सकें। सोचना मना है। आपने मैडम ये भी कहा था एक दफा कि पाकिस्तान इज इनसिक्योर स्टेट। तो क्या वजह है इस इनसिक्योरिटी की? क्यों हम सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हैं? इसी वजह से कि आप पार्टीशन जो हिंदुस्तान की हुई, जो बँटवारा हुआ, उसमें आपको बहुत कम चीज़ें मिली और आपको हमेशा से ये फ़िक्र रहा और हिंदुस्तान का भी यही मौक़िफ़ रहा कि शायद पाकिस्तान चलेगा ही नहीं। मगर मैं समझती हूँ कि ये इनसिक्योरिटी तो हमेशा से रही है। अब एक एक किस्म का एक ये ऑब्सेशन बन गया हुआ है, सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस कि सब कुछ सिक्योरिटी है। ये अब रियलाइज़ नहीं करते कि सिक्योरिटी और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, सिर्फ़ मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं होती, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी होती है। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को हमने मद्देनज़र नहीं रखा और ज़्यादातर मिलिट्री मिलिट्री सिक्योरिटी पे तवज्जो दी है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें रह गई हैं और वो सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसी का होता है। मतलब एक बन गया है कि पाकिस्तान बचेगा, नहीं बचेगा। अब पाकिस्तान को 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब तो मतलब अब तो आ गया है। और जो अगर आप अपनी तारीख को समझें तो आप ये भी समझेंगे कि हिंदुस्तान ने आपको दफ़ा किया था। वो वापस नहीं आपको लेके आना चाहते। ये मैं आपको बता दूँ, वो आपको कमज़ोर ज़रूर रखना चाहते हैं, मगर वो किसी तरीके से ये नहीं चाहते कि आप जाके वापस उनके मुसलमानों से मिल जाएँ, ताकि मुसलमानों को तक़वियत मिले। सारा मसला ही है कि पाकिस्तान ने वीकन किया है मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि जी कायदे-आज़म तो कुछ और चाहते थे, मगर वो करने नहीं दिया कांग्रेस की लीडरशिप। जी मैडम, ये बात जो है खुद नरेंद्र मोदी ने 2012 में की। एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं शाहिद सिद्दीकी, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। तो उनसे पूछा कि अखंड भारत के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उसने कहा कि भाई ये तो मुसलमानों की साजिश होगी, मैं अखंड भारत नहीं चाहता। अखंड भारत अगर हो गया तो इंडिया जो है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बन जाएगा। सही है। मैं इंडिया के जो इस वक्त मौजूदा बॉर्डर्स हैं उनके साथ बहुत खुश हूं, नहीं, लेकिन वो तो बात पाकिस्तान सही में। है, मगर मगर आपको मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ शकील साहब कि नरेंद्र मोदी साहब बहुत सही बात कर रहे हैं, मगर एक बात मैं कह दूँ कि 250 2000 टू 2050 में हिंदुस्तान विल बिकम द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। हम्म। तो अच्छा मैडम, आपने पार्टीशन को अनप्रेसिडेंटेड हॉलोकॉस्ट कहा, और आपने ये भी कहा कि उसके नतीजे में जो है ना, लोग जो हैं वो बिगटरी, रिलीजियस पैशंस और बारबैरिटी के स्लेव्स बन गए, गुलाम बन गए, मजहबी तासुब के और जज्बात के और जुल्म सितम के। तो पाकिस्तान में तो ये नुक्ता नज़र नहीं है। वो तो कहते हैं कि पार्टीशन जो थी वो तो बहुत बड़ी एक हमारी अचीवमेंट थी और बड़ी ब्लेसिंग थी, हम हिंदुओं की गुलामी से बच गए। वो कह सकते हैं, मगर जो आधी बात होती है वो ऐसी ही होती है। ठीक है, आप बच गए, मगर दूसरी बात ये है कि आपने क्या-क्या खुद आपने गँवा दिया। मैं समझती हूँ कि उसको भी सोचना चाहिए, कि बहुत कुछ गँवाया भी गया और पाया भी गया। हर चीज़ में यही कुछ होता है, कुछ यू गिव समथिंग, यू टेक एंड यू लूज़ समथिंग। तो मुसलमानों ने अगर आप कहें कि क्या उन्होंने पाया, हाँ, उनको इक़्तिदार मिल गया, मगर इक़्तिदार के साथ मईशत जो उनकी थी उसमें बहुत कमज़ोरियाँ रहीं, हमेशा रहीं, अभी तक हैं। और जो आपका जो मिलिट्री बजट है वो बहुत ज़्यादा है और वो सबको पता था कि यही होगा। तो मैं समझती हूँ कि उस लिहाज से बहुत सी चीज़ें हुई कि आप कह सकते हैं कि कई लोगों ने पाकिस्तान से बहुत फ़ायदे उठाए, मगर अगर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो मुसलमानों की, क्या मुसलमान बेहतर हैं आज, या आई मीन अगर आप इंडिया के मुसलमानों को भी देख लें, वो कमज़ोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और हम इतने भी ताकतवर नहीं हैं कि हम कुछ उनके लिए कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि ये मसला जो रहा है इसको भी सोचना चाहिए। आप ये कह लें कि हमारे लोग हैं वो अब पहले से बहुत अमीर हैं तो बहुत अच्छा किया, मगर हमारी आवाम भी काफ़ी आई मीन पिस रही है और बहुत से मसलों में।
जी मैडम, बल्कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफी है, जो तारीख नवीसी है, उसकी बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन यहीं आ जाती है। एक तरफ तो हमें यह बताया जाता है कि 1937 में जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी, उन्होंने मुसलमानों पे बहुत जुल्म सितम किया। लफ्ज यूज किया जाता है, जो फ्रेज अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज वर कमिटेड। तो उसकी वजह से मुसलमानों ने पार्टीशन का फैसला किया। लेकिन फिर उसका देखिए कि उसका तजाद देखिए कि वही मुसलमान जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, जिनको आपने अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज से बचाना था, उनको उनको छोड़ा है। आपने मजीद वल्नरेबल कर दिया। एग्जैक्टली तो गोया exactly. तो आप समझ आपके गए, आप तो बात समझ गए। आपके सर में दर्द था, आपने पट्टी पांव पे बांध ली। सही कह रहे हैं। मगर मैं आपको एक और बात भी अर्ज करना चाहती हूँ। आपने बात की हिस्टोरियोग्राफी कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे लिखी जाती है मुल्क में। जब मैं लम्स में पढ़ा रही थी, कई साल हुए, तो बच्चे कहते थे कि मगर मैडम ये चीज हमें क्यों नहीं पढ़ाई गई, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो मतलब वो बेचारे बच्चे भी कहते कि हमें पढ़ाओ। तो मतलब अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं कोई बात, मतलब उन्होंने नाम ही नहीं सुने हुए थे कई कैरेक्टर्स के। आप सोहरावर्दी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तानी बच्चा लम्स का ऑर्डिनरी जानता है कि शहीद सोहरावर्दी कौन। So I mean, I certainly they don't know people like Tilak and Subhash Chandra Bose और सब ये जो हमारे यूनाइटेड इंडिया में लोग इकट्ठे थे। तो मैं समझती हूँ कि उस लिहाज से हमने बड़ी ज्यादती की है। मगर ये सिर्फ तारीख का मसला नहीं है, ये हमारी कौमी सोच का मसला है। आपने सोहरावर्दी की बात की। पाकिस्तान के जो है ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि पाकिस्तान का पहला वजीर कानून कौन था, पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा कौन था। तो वो इतनी अहमियत नहीं देते इन चीजों को। आप आज पूछ लें, उनको पता है कि आज कौन वजीर खारजा है और कौन वजीर ममलिकत है। अभी मतलब आई डोंट नो, आई थिंक कई लोग जो है उनको वैसे ही शौक नहीं होता, तो वो उनको अलाउ करना चाहिए। मगर जो जो तस्करे करते हैं उनको तो पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। गलत तस्करा तो ना करें तबसरे जो करते अच्छा मैडम, पार्टीशन की बात थोड़ी देर में करेंगे। सादत हसन मंटो जो हैं वो आपके खालू थे। खालू थे और मेरे बाप, मेरे ग्रेट अंकल थे, ग्रैंड अंकल थे। मेरे ओके। खून का रिश्ता तो उनके साथ है, बाप की साइड से। ओके। तो आपने ये कहा कि मंटो को उसके दोस्तों की संग दिली ने मारा, और आपने अहमद नदीम कासमी का खास तौर पर नाम लिया। तो क्या किया था ऐसा कासमी साहब ने उनके साथ? देखिए, अहमद नदीम कासमी तो बहुत अच्छे दोस्त थे उनके। और वो मैं ये भी कहना चाहती हूँ अहमद नदीम कासमी साहब के बारे में कि वो जब फौत हो गए मंटो साहब, तो आए थे और माजरत की थी उन्होंने मेरी खाला से। मगर मैं ये कहूँगी कि मंटो के साथ ये हुआ था कि मंटो बहुत इंफरादियत में बहुत बिलीव करते थे। वो किसी की बात नहीं मानते थे, वो हर चीज़ खुद अपने कहने पे करते थे। तो ये जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन थी उस ज़माने की, वो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल थे। वो मॉस्को के साथ, क्रेमलिन के साथ उनका रिश्ता था। तो उस पे मंटो को कहते थे कि तुम जो लिखते हो दे शुड ऑल बी सोशली, मतलब ये जो है ना मुआशरी चीज़ों के बारे में लिखो। औरतों के तुम क्यों ये खुराफात क्यों लिखते हो। तो इसमें मतलब पीपल लाइक इतने आज़ाद ख्याल लोग जैसे सरदार जाफरी, उन्होंने भी इस पे इशू बनाया। फैज साहब ने भी। सो मतलब आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से, क्योंकि मंटो मानता नहीं था, तो उसके ऊपर उन्होंने उनको ऑस्ट्रेसाइज किया गया। और सबसे ज़रूरी बात जो हुई, तो उन्होंने जो हसन अस्करी के साथ जो कोलैबोरेट किया था, वो पार्टीशन स्केचेस जो कितने कामयाब हुए, उसकी वजह से मुझे पता है कि सरदार जाफरी साहब तो बहुत नाराज थे उसकी, क्योंकि वो एक तरफ मानते थे कि उनकी जो हद तक उनकी जो कहानी है एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में, उससे बेहतर शायद शॉर्ट स्टोरी उनके उनके दिमाग में थी ही नहीं। मगर साथ ही वो समझते थे कि तुम हसन अस्करी के साथ काम मत करो। मगर जब उन्होंने कर दिया तो फिर उनको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया, विद द रिजल्ट दैट ही कुड नॉट, वो मतलब पब्लिश नहीं कर सकते थे अपने आज़ाद, मतलब प्रोग्रेसिव राइटर्स जर्नल्स में अपने स्टोरीज और एसेज। और मतलब वैसे ही उनको मुश्किलात थे पाकिस्तान बनने के बाद, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी वहाँ पर। सो फॉर ऑल दीज रीजंस, जो उनके सबसे बेहतरीन दोस्त थे, उन्होंने ही उनको उनके साथ ज्यादती की, इस वजह उनकी उनकी इंफरादियत की वजह से। यानी उनके जो है इंफरादियत पसंदी की वजह से लेफ्ट के लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। हाँ एग्जैक्टली। और दूसरी हाँ तरफ हाँ। हुकूमत कहती थी कि ये तो रेडिकल है।
ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। मतलब दोनों तरफ से मारे गए। दैट्स राइट। और बड़ी उनको बेचारों को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रही, तारीखें भुगतनी पड़ी बहुत। और फिर मतलब अच्छा मैडम, जी आपका एक बहुत मशहूर नुक्ता नजर है कि जिन्ना साहब जो थे वो पार्टीशन नहीं चाहते थे, आपने हेरल्ड के इंटरव्यू में ये कहा। देखिए तो सबसे मसला है कि पार्टीशन का मतलब क्या है। पार्टीशन और पाकिस्तान को एक ही बना दिया गया है। पाकिस्तान चाहते थे, मगर पार्टीशन जो है, असल पार्टीशन जो हिंदुस्तान की हुई है, वो पार्टीशन हुई है पंजाब की और बंगाल की, और वो पार्टीशन नहीं चाहते, वो तो पक्का है। नहीं, वो क्या चाह रहे थे कि पंजाब पूरे का पूरा पाकिस्तान में शामिल हो जाए और पूरा बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो जाए। और फिर बिकॉज पंजाब एंड बंगाल के पास मेजॉरिटी थी इन द लोकसभा, तो इनको ज्यादा पावर मिले ऑल इंडिया लेवल पे ऑन द बेसिस कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं। मगर दे वांटेड, जिन्ना साहब चाहते थे कि अनडिवाइडेड हो, डिवाइडेड ना हो। लेकिन क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे पूरे मुल्क का, एक कैपिटल चाहते थे? ये निगोशिएबल बात थी। वो चाहते थे कि पाकिस्तान का प्रिंसिपल मान लिया जाए हिंदुस्तान के इन ऑपोजिशन टू हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज है, पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है, एंड दे कैन कम टू अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। मगर वो निगोशिएट होने वाली बात थी। कांग्रेस वो मानी नहीं बात। उन्होंने कहा कि मुसलमान जस्ट लाइक द प्रिंसली स्टेट्स वो डिसाइड करेंगे कि किस बेसिस पे एंटर करेंगे यूनियन। तो कांग्रेस ने कहा कि तुम चले जाओ, हम यूनियन को फिर से नहीं बनाएंगे, तुम निकल जाओ। उन्होंने यूनियन अपनी पुरानी कॉलोनियल यूनियन ही रखी। उन्होंने मुसलमानों को नई बनाने नहीं दी, जो जिन्ना साहब चाहते थे कि सबको पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में हिस्सा मिले। इसी वजह से कांग्रेस ने देखा कि वो पाकिस्तान बनाकर, वो भी म्यूटिलेटेड नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान बनाकर, वो अपनी उनके लिए बेहतरी रहेगी, ना कि जिन्ना साहब को और मुस्लिम लीग को पावर में शेयर देने। ये हुआ। लेकिन मैम, जिन्ना साहब ने काफ़ी सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी। मसलन उन्होंने नवंबर 40 को कहा कि हमने कतई तौर पर हमेशा के लिए पाकिस्तान को अपनी मंजिल मकसूद बना लिया है और हम इसके लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कहा जाता है कि हम बारगेनिंग चिप के तौर पे पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक इट्स अटर नॉनसेंस। देखिए, ये बार्गेनिंग, ऑल पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ठीक है, सो नेगोशिएशन होती है। अब ये कहना कि वो पाकिस्तान पे बिल्कुल, मैं जो कह रही हूँ, आई एम नॉट यू नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग मी। वो कहते थे कि पाकिस्तान इज द बेसिस फॉर ऑल फ्यूचर नेगोशिएशंस। बट ये कहना कि पाकिस्तान का मतलब भी पार्टीशन था, वो गलत है। सो पार्टीशन, आई मीन जो पाकिस्तान था विद हिंदुस्तान विद इन इंडिया, टू नेशन थियरी जिन्ना साहब की ये थी कि पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, हिंदुस्तान रिप्रेजेंट्स द हिंदू मेजॉरिटी एरियाज, एंड टुगेदर विद द प्रिंसली स्टेट्स ये यूनियन बनाएंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम यूनियन नहीं बनाएंगे, यूनियन रहेगी, आप निकल जाएं अगर आपने जाना है, और सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को लेके जाइए, डिवाइडेड पंजाब एंड डिवाइडेड बंगाल। तो ये बहुत फर्क है इसमें, समझे? लेकिन मैम, उन्होंने उन्होंने मार्च 10, 1941 को ये कहा कि पाकिस्तान इज द ओनली प्रैक्टिकल गोल, एंड अगर ये ना हुआ तो पाकिस्तान और मुसलमान खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो एक से ज्यादा मरतबा उन्होंने ये कहा। पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान विद इन इंडिया इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। कांग्रेस सेज नो, we will be India, you can split out of India and create Pakistan on the basis of divided Punjab and Bengal, which is what Jinnah did not want. अच्छा मैडम, क्या कोई और हिस्टोरियंस हैं जो आपके इस थीसिस से एग्री करते हैं? बहुत से लोग मानते हैं आजकल। आई मीन, ना माने, आप खुद प्रूव कर लें। आपकी हिस्ट्री जो है, जो आजकल अनफोल्ड हो रही है, वही हो रही है। ये सारा मसला ही पंजाब और बंगाल का था। अगर तो पंजाब और बंगाल डिवाइड ना होते तो आपके ख्याल में मिस्टर नेहरू कितने साल अपनी डायनेस्टी चला सकते? यूपी कहाँ से आता? तो आप सोचिए तो सही, आप अपनी हिस्ट्री को जरा पूरी अंदाज से देखिए ना। आपके जो बन गया हुआ है, आपका आइडियोलॉजिकल पैटर्न बन गया है कि इसलिए बना। अगर आपको हिस्ट्री बेहतर आती तो उसको आप मान लीजिए, मेरी हिस्ट्री ना मानिए। ये तो दुनिया बताएगी। हिस्ट्री विल डिसाइड वेदर आई एम राइट और द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज राइट। अच्छा मैम, आपने प्रोफेसर सिकंदर हयात की जो किताब है वो देखी होगी, वो काफी आपसे डिसएग्री करते हैं। फिर प्रोफेसर इश्तियाक मगर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो रिप्लेस कर सकती है मेरी आर्ग्यूमेंट। या तो प्रूव करे ना
प्रूव नहीं कर पाए। ओके, उनके क्लेम्स हैं, किसी से बात, किसी से इधर बात की, किधर से उसी बात की, मतलब ये तो मतलब आई डोंट थिंक इट रियली, आई मीन, और जो मानना चाहता है माने, मैं आई एम नॉट देयर टू सॉर्ट ऑफ से कि सिर्फ मैं, जो चाहते हैं आप मानिए जिसको मानना है। मैं तो कह रही हूँ कि मुझसे बहस जरूर कीजिए, मगर मैं उनसे बहस करके मैं उनसे आई डू नॉट एग्री विद हिम। अच्छा सर, मैडम, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की जो अभी किताब आई है जिनाब पे, वो देखी आपने? क्या उन्होंने आपके उसमें आर्गुमेंट को, कोई नया मवाद नहीं है, हेयर से है कि जी उसने किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा तो किसी उसने कहा, अब ये तो हिस्ट्री नहीं होती। वो सॉरी, कहते हैं कि मैंने तो जिना साहब की स्टेटमेंट्स कोट की हैं, उनका भी नहीं, मैंने इंटरव्यू स्टेटमेंट्स किया। को आप कोट नहीं कर सकते, स्टेटमेंट्स में बहुत कुछ होता है। अगर आप सियासतदान की सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट्स पे हिस्ट्री लिखने बैठे हैं, तो खैर मिस्टर इश्तियाक अहमद इज नो हिस्टोरियन, ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो वो उनकी थियोरी पहले आती है, हिस्ट्री बाद में उसको फिर निकालते हैं उसके लिहाज से। तो मैं कहती हूँ कि जो जिना साहब की पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, दे आर नॉट एडिक्वेट, यू नीड टू लुक एट द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इन विच वो काम कर रहे हैं, दैट्स इट। और अगर आपको इश्तियाक अहमद साहब की ज्यादा पसंद है तो प्लीज वो ही पढ़िए, आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं। नहीं, सारा पढ़ना तो सारा चाहिए ना जी, ताकि पता चले कि किसका व्यू जो है और कितना। जो आपको लगता है, अगर आप वो बात कीजिए जिसमें आपको यकीन आ रहा है कि जो बात वो कर रहे हैं इश्तियाक साहब, वो ज्यादा सच्ची है। अगर आपको लगती है सच्ची तो फिर आप मान लीजिए, मुझसे फिर क्या बहस करनी। अच्छा मैडम, ये जो नुक्ता नजर है, कुछ लोग कहते हैं कि जी एक्चुअली नेहरू वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जसवंत सिंह ने भी कुछ इस आई तरह एम की द बात वन की। हु सेड इट कि नेहरू ने बनाया। नेहरू नहीं चाहता था कि पंजाब और बंगाल अनडिवाइडेड रहें, बिकॉज अगर वो अनडिवाइडेड रहते तो दे वुड हैव कॉल्ड द शॉट्स इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया, बिकॉज नेहरू साहब तो यूपी के थे। By dividing Punjab and Bengal, he was able to make UP the most dominant and affirm his dynasty. सब कुछ तो नेहरू ने किया। तो मैडम, फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बानी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, जवाहरलाल नेहरू हैं? देखिए, पाकिस्तान के बानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट मिस्टर जिन्ना वांटेड टू अचीव वाज इज मोहम्मद अली जिन्ना, बट द फैक्ट इज कि जो बना है आउट ऑफ द प्रोसेस, एक डिमांड होती है और फिर प्रोसेस होता है, उसमें जिन्ना साहब ने 2 दफा इस पाकिस्तान जो आपको मिला है उसको रिजेक्ट किया था। एक 42 में किया था at the time of the Rajagopalachari, of the Cripps mission and Rajagopalachari offer, and the second time at the time of the cabinet mission. और उसी को फिर एक्सेप्ट करना और कहना कि इसी की तलाश में वो सारे जिंदगी उन्होंने गुजार दी। आपकी हिस्ट्री तो ये है ना, आपकी हिस्ट्री वाले तो ये कहते हैं कि दिस इज व्हाट वी वर डूइंग सिंस द फर्स्ट मुसलमान कन्वर्टेड इन इंडिया। सो अगर आपने ये हिस्ट्री करनी तो फिर आप कर लीजिए, मैं तो इस पर बहस नहीं करना चाहता। जिन्ना साहब ने जो कहा था कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जब यहाँ एक बंदे ने इस्लाम हाँ, तो कबूल वो किया। आप वो तो आपको ये पब्लिक, अगर आप पब्लिक स्टेटमेंट्स के बेसिस पे करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वो मतलब कॉन्टेक्स्ट होता है हर चीज का। इधर से पुल कर लिया, इधर से पुल कर लिया, जर्नलिस्ट तो यही करते हैं कि आप इधर से कुछ अब हिस्टोरियन तो वो बात नहीं करता। यू हैव टू हैव क्रेडिबिलिटी। अगर आपने सेंसेशनलिज्म करनी है तो जरूर कीजिए। हिस्ट्री जो होती है वो बहुत मयारी और वो होती है, सॉलिड होती है, फिर वही चलती है आगे। अच्छा मैम, एक जिन्ना साहब की स्टेटमेंट है मार्च 41 की, कानपुर में उन्होंने कहा कि मैं 7 करोड़ मुसलमानों को जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में हैं उनको बचाने के लिए 2 करोड़ मुसलमानों की जो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में हैं उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। But ये कैसी स्टेटमेंट थी? he also denied that by saying कि don't forget the Muslims in the minority provinces. He said that in 43. So मतलब आपने अगर statements के basis पे किसी politician की political strategy को देखना है तो फिर तो आप history कभी भी नहीं समझेंगे। मैं आपको ये बता दूं, public तो क्या, statements are not good enough. अच्छा, तो मैम ये जो फसादात हुए उस पर थोड़ा सा बताइए कि हमीदुल हक चौधरी जो थे, जो फॉरेन मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के 55-56 में, उन्होंने अपनी जो किताब है उनकी मेमोइर्स या याददाश्तें, उसमें यह लिखा कि द इनिशिएटिव केम फ्रॉम मुस्लिम्स, जो कलकत्ता का पहला बड़ा फसाद हुआ, लेकिन हिंदूज वर आल्सो इक्वली प्रिपेयर्ड। तो इसको आप कैसे देखती हैं? It's true enough, और भी लोगों ने काम किया है। लोगों ने दिलीप बासु साहब का काम है on the Calcutta killings. So yes, Jinnah called the direct action day, but there was no intention. Nobody planned the Calcutta killings. It was really the mafia, the Calcutta mafia, underworld that carried out a lot of. They got into the act. वो उन्होंने फायदा उठाया इस माहौल का, और कत्लो आम हुआ, और इसको बहुत धचका लगा मुस्लिम लीग के कॉज को।
इसकी वजह से मैं समझ। लेकिन हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर भी तो कुछ जिम्मेदारी आती है ना जी। जिम्मेदारी जरूर आती है, मगर जब इन्होंने छुट्टी दे दी उस दिन के लिए और सब कुछ बंद हो गया तो अंडरवर्ल्ड वेंट इनटू एक्शन। अंडरवर्ल्ड के पास पावर बहुत था, तो उन्होंने बहुत उसको सब कुछ कंट्रोल तो नहीं कर सके ना, उन्होंने कत्लो आम किया इतने दिन। तो अंडरवर्ल्ड की बात है, मगर इसके ऊपर काम हो चुका है और आपको मतलब इसमें ये नहीं है कि इसमें कोई मैं बात कर रही हूँ, अब पढ़ना चाहिए जो जिन लोगों ने काम किया है कैलकाटा के लिए, तो वो क्या कहते हैं। तो सबसे अच्छी किताब कौन सी है आपके ख्याल में? आप दिलीप बासु की पढ़ी, दिलीप बासु की किताब पढ़ी है ऑन द अंडरवर्ल्ड, कैलकाटा अंडरवर्ल्ड। आई हैवंट सीन दैट टू बी ऑनेस्ट। अच्छा मैम, पंजाब के जो फसादात हैं उसमें ये कहा जाता है कि मार्च 47 में वो शुरू हुए और वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट जो था वो कहूटा में हुआ। जी, जब खजर हयात ने जब कहा अनाउंस किया अपनी रेजिग्नेशन, उधर फसादात उधर शुरू हुए थे। मगर रावलपिंडी में पहले non-Muslims had been attacked and they had fled. So, but they were all they all followed after Attlee's February statement कि हम come what may, we will quit by June 1948. उसके बाद खजर साहब ने स्टेटमेंट दी और उसके साथ ही फिर कत्लो आम शुरू हो गई। तो उसमें कहूटा में कहा जाता है कि बहुत बड़ा एक वो बहुत से हिंदुओं सिखों को जिंदा जला दिया गया, रावलपिंडी के एरिया में बहुत से लोगों को मारा गया। लेकिन पाकिस्तान में किसी को ये चीज नहीं बताई जाती कि हमने भी ये किया। बात है, I mean, जब आपके पास आपने अपना तारीखी पहलू ही आपने उसको अलग करके एक आइडियोलॉजिकल पहलू को आगे किया है, और ये मतलब सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हर तरफ दुनिया में यही होता है कि सब चाहते हैं कि तारीख को अपने नजरिए से पेश किया जाए। सो इस वजह से नए मुल्कों में ज़रा ज़्यादा होता है, पुराने मुल्कों में शायद ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, मगर पाकिस्तान तो मतलब अभी नया मुल्क ही समझा जा सकता है, इस वजह से काफ़ी इसके ऊपर ना इत्तेफाकी है। लेकिन उससे फिर आप जो हैं ऐसे सिटीजन्स तो नहीं पैदा कर सकते जो रैशनल तरीके से सोचें, फिर तो आप फनेटिक्स ही पैदा करेंगे ना अगर वन साइडेड हिस्ट्री पढ़ाएंगे। मगर शकील साहब, मगर जब इंटेंशन ही हो कि फनेटिक्स पैदा करने हैं तो फिर आप फिर आप क्यों इस तरह के लोग पैदा करेंगे? मैं तो समझती हूँ कि ये जो आइडिया ही है कि ऐसे लोग पैदा किए जाएं जिनको कंट्रोल किया जा सके, ना कि ऐसे लोग जिनकी सोच ऐसी हो कि वो काबू में ना आए। तो आपने अपना तालीमी सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि सब नालायक रहे, ना वो बोल सकते हैं, ना वो कोई अच्छी तरह बात कर सकते हैं, ना अंग्रेजी में, ना उर्दू में, ना पंजाबी में, ना सिंधी में, कुछ भी नहीं। I mean, the complete, I'm just look आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आप? कोई आर्टिकुलेट बच्चा नहीं है। अब ये प्राइवेट स्कूल से बच्चे आते हैं थोड़े बहुत काम के, वो भी अब शायद ना आए बिकॉज वो उसको आप लेवल आउट कर रहे हैं एक वन एजुकेशनल सिस्टम। तो मैं समझती हूँ कि इस वजह से हमें अपने इतनी बात हम करते हैं अपनी तालीम के बारे में, मगर हमने कोई तवज्जो नहीं दी इसको ठीक करने की, और इसकी वजह यह है कि सियासी वजूहात हैं। इस सियासी रीजन से आपने अपनी आवाम को, पहले तो आप पंजाब को ले लीजिए, पंजाब में क्यों पंजाबी एलीट ने ये डिसाइड किया कि हम उर्दू बोलेंगे, हम पंजाबी नहीं बोलेंगे, हम पंजाबी नहीं पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे। अपने रूरल एरियाज में आप मुझे बताइए कि सबसे पहला शौक तो बच्चे को यही मिलता है कि आप उर्दू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि पंजाबी जो वो घर में सुनते हैं। तो मतलब पीपल लाइक नोम चॉम्स्की ने तो डेकेड्स अगो ये कह दिया था कि मादरी जबान में ही बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए। तो मतलब वो एलियनेशन जो एजुकेशन की तरफ है हम उधर ही पैदा कर देते। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों में बहुत बहुत मसले हैं और इसी वजह से हमारा यह हाल है। अच्छा मैडम, शर्मिला बोस की जो किताब है डेड रेकनिंग, इंटरेस्टिंगली और आयरॉनिकली के पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी पेट्रियट्स की वो फेवरेट किताब बन गई है ईस्ट पाकिस्तान पे। वैसे वो हिंदुओं को बहुत नफरत करते हैं हिंदुओं से, लेकिन वो किताब जो है जिन्होंने नहीं भी पढ़ी वो भी कहते हैं कि जी किताब बहुत अच्छी है। आप कैसे देखती हैं इस किताब को? I'm afraid it doesn't have much credibility because while it's true कि violence दोनों साइड पे हुआ, मगर बहुत फर्क होता है violence which is organized violence by the state and violence that is in resistance to the state. ये तो fact है। So उस लिहाज से to equalize the two kinds of violence is very problematic. Pakistan was the country responsible for it. और अपने ही लोगों को मरवाया, दुश्मन तो नहीं थे आप। तो मैं समझती हूँ कि इस लिहाज से आई डोंट अग्री विद
अच्छा मैडम, पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इसकी जो कश्मीर के साथ जो ऑब्सेशन है ना, उससे निकलना होगा। तो आप कैसे देखती हैं कि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो I पाकिस्तान disagree में? with, I mean, कश्मीर को भूलने की बात ही, सवाल ही नहीं पैदा होता। जी I mean, किस दुनिया में रहते हैं आप? कौन से पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं कि हम कश्मीर को भूल जाएं? पानी आपका वहां से आता है, आप सारा कुछ आपका इंटरमेश्ड है। तो आप आज कश्मीर को भूल जाएं तो परसों इंडिया आपके साथ वही करेगा जो आज कर रहा है कश्मीर के साथ। तो आप तैयार रहिए। अच्छा मैडम, क्या अगर कश्मीर पे जैसे एमबी नकवी ने लिखा 80s में कि जी हमें 65 की जंग करके देख ली, उसके बाद हमें ये मान लेना चाहिए था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट किए बगैर कोई और इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, तो हमने उसको नहीं कहा कि भाई लेट बाईगॉन बी बाईगॉन एंड लेट्स मूव ऑन। और सर मैडम, एक और चीज जो है मैं आपकी तवज्जो मजबूर कराना चाह रहा था, सरदार शौकत हयात ने अपनी किताब में लिखा है और लोगों ने भी लिखा, फिरोज खानून ने भी लिखा कि सरदार पटेल ने इंडिया जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने ऑफर की पाकिस्तान को कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं और कश्मीर ले लें। तो उन्होंने कोट किया है लियाकत अली खान को कि शौकत, मैं तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत छोड़ के तो कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं? I don't think Shaukat Saab is a very reliable witness, but I will say this, that I have evidence from the, मेरे पास मवाद है मौजूद जो मैंने इस्तेमाल भी किया है, जिसमें पटेल साहब कहते थे कि हम मैंने हैदराबाद का तो इतना नहीं सुना, मगर बंगाल का ज़रूर सुना है कि बंगाल में ज़्यादा हिंदू हैं तो हमारे साथ डील कर ले पाकिस्तान और हमें दे दे पार्ट ऑफ ईस्ट बंगाल फॉर द हिंदू पॉपुलेशन और हम कश्मीर के साथ। तो नेहरू साहब ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो डिवीजन नेहरू और पटेल में थी, इट गॉट रिफ्लेक्टेड इन दिस, बट पटेल वाज रेडी, ही डाइड इन दिसंबर 1952। तो मतलब उसके लिए नेहरू के लिए तो फिर बहुत आसान हो गया, मगर ये ज़रूर था कि पटेल साहब चाहते थे कि बेनिस्बत कश्मीर के ईस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ कोई फ़ायदे मिल जाए, क्योंकि उनके पास तो इमोशनल कोई अटैचमेंट कश्मीर के साथ नहीं थी जैसे नेहरू को। नहीं मैडम, ये जो बात है चौधरी मोहम्मद अली ने लिखी है, उनकी जो किताब है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, फिरोज खानून ने लिखी है कि इंडिया ऑफर्ड नॉन इंटरफेरेंस इन हैदराबाद दक्कन इन रिटर्न फॉर कश्मीर, कि आप कश्मीर ले लें लेकिन हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करें। हाँ, इसी तरह से जो एजेके के जो पहले प्रेसिडेंट थे, इंडिया की जो मेथड्स होते हैं ना, आई डोंट थिंक दैट देयर वाज एनी क्वेश्चन ऑफ नेहरू कंसीडिंग कश्मीर इन ल्यू ऑफ हैदराबाद। सो मैं इसको एग्री नहीं करता। वो ये कहने की बातें जरूर है कि आप आज हैदराबाद पे हम कश्मीर का बाद में फैसला कर लेंगे, हम कुछ नहीं कहते, आप हैदराबाद छोड़ बाद में कश्मीर को भी ना देते, वो तो कुछ भी नहीं देना चाहते थे आपको। अभी आप क्या बातें कर रहे हैं? अभी आप तो इतना बिलीव, इतने आप उस सर्टिट्यूड के साथ नेहरू की बातें मुझसे कर रही हैं कि मैं तो कर रही है कि मैं तो मानती नहीं हूँ। ये सब कहने की बातें, सियासी बातें। तो मैम फिर कश्मीर पे क्या पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान की इस वक्त? देखिए, कश्मीर मोर की ऑफ द सेम और हमेशा से जो कश्मीरी चाहते हैं, बिकॉज सारा मसला कश्मीर का यही रहा है, और जहाँ पाकिस्तान के भी का इसमें कसूर है कि आपने उसको बना दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक आप किसी रियल एस्टेट फाइट कर रहे हैं, भूल गए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। कश्मीरी लोगों की जो चाहते हैं वो होना चाहिए। पाकिस्तान को शुरू से इसमें ह्यूमन राइट्स का एस्पेक्ट देना चाहिए था, पर उन्होंने क्रेडिबिलिटी लूज की है ये कह के कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमें मिलना चाहिए। दुनिया तो आपसे इसलिए नहीं मानती। अगर आपने कश्मीरियों को वाकई आप उनके साथ जो हो रहा है, अगर आपको वाकई ख्याल है, मगर मैं समझती हूँ कि सारे पाकिस्तानी कश्मीरियों को पाकिस्तान के प्रिज्म के थ्रू देखते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो इतने तंग आए हुए हैं हुकूमत से कि वो कश्मीर का नाम नहीं सुनना चाहते। मगर आपको क्या पता कि कश्मीर में हो क्या रहा है और वो कितना अहम है, आप उससे बच नहीं सकते भूल कर, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा मैम, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान की स्टेट इतनी अल्ट्रुइस्टिक है कि ये कहे कि ठीक है हम नॉर्दर्न एरिया से भी दस्तबरदार हो जाते हैं, एजेके से भी हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या इंडिया छोड़ने पे तैयार हो जाएगा कि लद्दाख भी हम छोड़ देते हैं, जम्मू भी और वैली भी? मगर तो क्या फिर? नहीं, तो यही है कि आई मीन
मिलिट्री सोल्यूशन तो कोई नहीं है शकील साहब। अगर आपने फौज भिजवानी है तो फिर तो आप भूल जाइए, कुछ नहीं होना उधर, ना आपको कश्मीर मिलना है और ना पाकिस्तान रहेगा। सो मैं समझती हूँ कि फौजी सोल्यूशन तो कोई नहीं है, पॉलिटिकल सोल्यूशन ज़रूर है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के हाथ इसमें बहुत बंधे हुए हैं, क्योंकि ये मसला जो है ये हिंदुस्तान के कोर्ट में है कि वो क्या करते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में अब ये बीजेपी का क्या आगे चलता है, ये अब यूपी में क्या होता है। मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ हिंदुस्तान के थ्रू ही निकलेगा। अगर इन्होंने ऐसे ही कश्मीर को रखना है तो आगे चलकर मैं तो देखती हूँ कि ये बहुत ही खौफनाक नतीजे निकलेंगे। मैम, पिछले दिनों मैंने एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे ज़ियाउद्दीन साहब, उनका इंटरव्यू किया, तो उनका भी ये ख्याल था कि हमें जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल को मान लेना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, और कश्मीरियों के साथ भी हम ज्यादती कर रहे हैं उनको फॉल्स होप दे के। तो आप क्या समझती हैं कि मैं इससे हमें बिल्कुल निकलना डिसएग्री करती चाहिए हूँ या? ज़ियाउद्दीन साहब के साथ मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उनको, मगर मैं डिसएग्री करती हूँ हिस्टोरिकल रीजंस के साथ कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो आप बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल इज द प्रॉब्लम एंड नॉट द सोल्यूशन। इट कीप्स द कश्मीरीज डिवाइडेड, फैमिलीज डिवाइडेड। आप अगर कश्मीरी होते ना खुद, ज़ियाउद्दीन साहब खुद होते ना, तो ऐसी बातें ना करते। Line of control is the problem. You are not really understanding the Kashmir problem. तो मैडम फिर इसका मतलब है ये 74 साल हमने इसी तरह गुजारे हैं, 74 आइंदा भी इसी तरह गुजरेंगे? ऐसे ही गुजरेंगे और शायद लड़ाई भी हो, वाटर वॉर्स की भी बहुत पॉसिबिलिटी, तो बहुत खतरनाक। आप नहीं समझती कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को मान लिया जाए और कश्मीरियों के लिए आसानियां हों, आने जाने की आसानियां हों, तो इंडिया पानी के मसले पे भी आपको राय देने के लिए तैयार होगा? जी नहीं, जी नहीं, मैं नहीं समझती कि ये होगा, हो ही नहीं सकता। So there is no hope, you don't? No, there is no hope, but there is a need to think differently. You need to think differently. There is no hope by following the same pattern. अगर आपने इसको इंडिया पाकिस्तान का मसला देखना है, ना कि लोगों का, जो लोग वहां रहते हैं उनकी क्या बेहतरी है, वो क्या चाहते हैं, तो फिर ऐसे ही रहेगा। और ये तवक्को भी है कि शायद जंग भी किसी वक्त हो जाए। और क्या मैडम फिर अगर कश्मीरी ये कहें कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, देखिए तो उसके कितने चांसेस हैं? इंडिपेंडेंस की ये है कि इंडिपेंडेंस कोई मतलब यहाँ पर तो हम सॉवरेनिटी को सिंगुलर टर्म्स में देखते हैं कि सिर्फ एक ही पावर हो सकता है। बहुत फर्क किस्म की सॉवरेनिटीज भी हो सकती हैं, इसके बारे में मैंने लिखा भी है कि सॉवरेनिटी एसोसिएशन हो सकती है। So I mean, Kashmir should have full autonomy with minus the kind of independent flag, but it can. So I mean, बहुत सी possibilities हैं, मगर पॉलिटिकल विल नहीं है। इस वक्त कश्मीर का जो मसला है वो हिंदुस्तान की सारी सियासत के साथ उसका लिंक है। जितना जोर बीजेपी लगाएगी टू सस्टेन इटसेल्फ टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, कश्मीर का मसले पे कोई पेशरफ्त नहीं होगी। तो आइंदा 10 या 20 साल में आप देखती हैं कि ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा या इसी तरह रहेगा? नहीं, ऐसे ही रहेगा। जब ये रिजॉल्व तो क्योंकि कश्मीरी कभी मानेंगे नहीं और ये अनटेनेबल सिचुएशन है, तो इस वजह से ये सिचुएशन मैं तो कहीं इसके सोल्यूशन में नहीं देखती। क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी बात चल रही थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड किया है कि जी इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम नहीं किए हो जाएं। सका ना, नहीं हो सका। कैसे हो सकता है जब तक कश्मीर का ये हाल है और इंडिया इसके बारे में बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं है, कैसे आप पेशरफ्त कर सकते हैं? तो मैं समझती हूँ कि यही मसला है कि एक हाथ दूसरा हाथ को नहीं जानता। कोई कहता है कि जी इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दो, फिर वो कहते हो कश्मीर को भूल गए। तो हमें दिमाग हमें इकट्ठा काम करना चाहिए, जरा सोच समझ के बात करनी चाहिए कि क्या आप कर क्या रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो क्या ट्रेड जो है नहीं हो सकती जब तक कश्मीर का इशू है, या उसको आप डिटैच कर सकते हैं कश्मीर के इशू से? ट्रेड किस बात पे होनी है आपकी? ट्रेड का मसला ये है कि जरा उसको भी जरा तवज्जो देनी चाहिए कि सिर्फ ट्रेड का मसला नहीं है। जो कश्मीरी हैं ट्रेडर्स, वो चाहते हैं कि आपका जो पाकिस्तान के थ्रू वो ट्रांजिट ट्रेड करे। They don't want, I mean, पाकिस्तान को जरूरत नहीं है necessarily commodities of Kashmir, and Kashmir doesn't need your commodities, but they need transit trade through Pakistan. So अगर वो उसके ऊपर डिसीजन हो सकती है, मगर पाकिस्तान करने के लिए तैयार नहीं है, और वो भी समझ आती है कि जब तो हिंदुस्तान का एटीट्यूड ये है तो हम क्यों करें, तो उसमें बीच में कश्मीरी मारे जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो मसला पाकिस्तान एंड इंडिया की जो इख्तलाफ है उसके थ्रू सोल्यूशन है ही नहीं। ये सोल्यूशन सिर्फ कश्मीरियों के थ्रू है।
और उसके चांसेस कोई नजर नहीं आते कि आइंदा 10-20 साल में, 30 साल में। बहुत कम। मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि 9/11 से पहले मेरे शागिर्द थे, फ्लेचर स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं, जो कश्मीर के थे, अमेरिकन कश्मीरी था। तो स्टेट डिपार्टमेंट को हमने इसमें मुलव्वस किया था कि आप कश्मीरियों को इकट्ठा करें, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शुरू करें। तो ये 9/11 से पहले हुआ था, मगर वो ऑब्वियसली बंद हो गया। 9/11 के बाद कश्मीरियों का मसला जो है बहुत उनको मतलब उनको काफ़ी इसमें दिक्कत पेश आई। मगर ये हमने किया था कि कश्मीर खुद अपने आप, ताकि पाकिस्तान और इंडिया के थ्रू ना देखें, अपने खुद बातें करें ताकि खुद सोल्यूशन आए। समझे आप? तो ये आपके ख्याल में जी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसके पेश नज़र कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए और कश्मीर को उससे ज़रा डिटैच कर दें, हर चीज़ को कश्मीर के ऊपर डिपेंडेंट ना करें। ये हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है इसका विदाउट इंडिया प्रिपेयर्ड टू गिव समथिंग। अगर उन्होंने कश्मीरियों के साथ यही जुल्म करने हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल होगा किसी भी पाकिस्तानी हुकूमत को ट्रेड खोलना या इंडिया को और कंसेशंस दें। तो ये मामला है। क्या करना चाहिए इंडिया को? 2-3 चीजें जो हैं आपके ख्याल में। एक तो मैं समझती हूँ कि अपनी हुकूमत को बदलना चाहिए। हुकूमत बदलने की बहुत जरूरत है इंडिया को। अगर तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक दूसरी सोच की जरूरत है बेनिस्बत बीजेपी की सोच की। बीजेपी तो चाहती है कि कश्मीर को कंट्रोल करे, वो खुद अपनी हुकूमत बनाना चाहती है। सो आई थिंक कि वो जब तक चेंज नहीं होगा और कश्मीर को ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी और उनकी लीडरशिप को फिर से वापस सियासत में नहीं लेके आया जाएगा, तो ये तो कुछ आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपके हाथ में है भी नहीं, मगर इसको आप खराब और मत कीजिए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा। जी बहुत मेहरबानी, बहुत आपने मुझे वक्त दिया, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।